सो हमारी आज की जो क्लास है इट्स अबाउट क्रेनियल नर्व्स एंड देयर फंक्शंस। रेफरिंग टू द प्रीवियस क्लास, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूरॉन्स पढ़े थे, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश की थी, न्यूरॉन की फिजियोलॉजी पढ़ी थी कि किस तरीके से वो केमिकली और इलेक्ट्रिकली अपने साइनेप्सेस में से मैसेज भेजता है। हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स का जिक्र किया था और फाइनली ये कि हमने उसको रिलेट करने की कोशिश की थी विद द नर्वस सिस्टम, जो कि हम इससे पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ओके, सो आज जो हमारा एजेंडा है दैट इज़ अबाउट क्रेनियल नर्व्स एंड देयर फंक्शन। तो cranial nerves, as you know, these are very specialized nerves which originate from the cranium itself. और cranium of course उसके अंदर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपका ब्रेन है, और ब्रेन से कुछ आपकी जो नर्व्स जो हैं वो ओरिजिनेट करती हैं, और दे आर गॉट द रिस्पेक्टिव रोल्स एंड फंक्शन, जिसके बारे में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। So let's start with our cranial nerve. First cranial nerve, as we must already be knowing, okay, we talked about 12 pair of cranial nerves. और इन cranial nerves का जो origin है, मैंने जैसे आपको बताया, ये आपके जो ब्रेन के मुख्तलिफ, जो हमने मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का जिक्र किया था और लो ब्रेन का जिक्र किया था, वहाँ से इनकी ओरिजिनेशन है और इनके अपने रिस्पेक्टिव रोल्स हैं। और जब ये आइडेंटिफाई की गई थी नर्व्स फर्स्ट टाइम पे, तो इनके रोल के मुताबिक ही इनका नाम जो था वो डिटरमिन कर दिया गया था। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज ऑल्फैक्टरी नर्व। अब अगर आप गौर से देखें इसको, तो ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल। सो ये एक ऐसी नर्व हो जाएगी जिसका ताल्लुक जो है वो ऑल्फैक्शन के साथ है। इसका ताल्लुक जो है वो सेंस ऑफ स्मेल के साथ है, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नर्व इन द सेंस कि ये आपको इंफॉर्म करती है अबाउट द अरोमा अराउंड यू, और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है कि एयरबॉर्न मैसेजेस, ये वो तमाम मैसेजेस जो कि एयरबॉर्न होते हैं। एयरबॉर्न से मुराद जो हवा में मुअल्लक होते हैं, तो ये उनके बारे में आपको एजुकेट करती है। ऑफ कोर्स इसको टेस्ट करने का भी यही तरीका है। मैं जब ये नर्व्स का डिस्कस करूँगा तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद कि इसको टेस्ट कैसे किया जाएगा नर्व को। तो इस नर्व को भी बेटे ऐसे ही टेस्ट किया जाएगा कि यू विल बी गिवन समथिंग टू स्मेल, एंड इफ़ यू कैन फेयर इनफ, अगर आप स्मेल नहीं कर पा रहे तो दैट मीन्स कि आपकी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो काम नहीं कर रही। बाज़ औक़ात ये नर्व जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। कंप्रोमाइज़ से मुराद ड्यू टू सर्टेन डैमेजेस ये नर्व अपना काम करना छोड़ देगी। सो इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू स्मेल एनीथिंग अराउंड यू, और वाइटल एबिलिटी ऑफ यू इज़ लॉस्ट। क्रेनियल नर्व नंबर 2 इज़ द ऑप्टिक नर्व। जैसा कि आपको गुज़िश्ता लेक्चर से याद होगा कि द आई इटसेल्फ और द एरिया ऑफ विजन इज़ सप्लाइड विद एट लीस्ट 3 नर्व्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आँख का काम इतना ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आँख ना सिर्फ ये कि देखती है, देखने की इसके अंदर सलाहियत है, बल्कि आई बॉल जो है वो आपका दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे उसको मूव भी करता है। आपका आई बॉल जो है वो मूव करता है। लिहाजा आपने ये ज़हन में रखना है कि कोई भी नर्व होगी, उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, या वो सेंसरी नर्व होती है और या वो मोटर नर्व होती है। और कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो जिनके अंदर ये दोनों सलाहियतें हैं। यानी कि वो बैक वक्त सेंसरी भी है और मोटर नर्व भी है, और उस ऐसी नर्व्स को हम मिक्स नर्व्स कहेंगे। तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व हमने देखी, क्योंकि इसका ताल्लुक सेंस ऑफ स्मेल के साथ था, तो सेंस ऑफ स्मेल के साथ है, लिहाजा हम इसको कहते हैं कि दिस इज अ सेंसरी नर्व। जो दूसरी ऑप्टिक नर्व है, ये क्या करती है कि इट कम्युनिकेट्स ऑप्टिक इंफॉर्मेशन। आपकी जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करती है। ज़ाहिर है कहाँ पर कम्युनिकेट करेगी? टू द कॉर्टेक्स, टू द विजुअल कॉर्टेक्स, उसको आपके मैसेज को लेके जाएगी। वेरिएशन इन कंट्रास्ट आर द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलेशन ऑफ विजुअल सिस्टम। और यहाँ पर आपको क्या नज़र आता है? कंट्रास्ट के अंदर क्या क्या वेरिएशन है, एक तस्वीर में कौन से कलर्स हैं, दूसरी तस्वीर में क्या कंट्रास्ट है, ये दोनों चीज़ें आपको कैसे पता चलती हैं? ये पता चलती हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। इसकी आप यूँ एग्ज़ाम्पल देख लें कि
एक सीनरी है, एक ही सीनरी के दो प्रिंट्स लिए आपने और उन दोनों में अगर आप कलर करेंगे तो आपको एक डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा, और ये डिफरेंस किस वजह से नज़र आ रहा है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ऑप्टिक नर्व। तो आपको पता है कि विजन जो है वो 6/6 का क्या मतलब होता है? इट्स फुल विजन। और अगर ये फुल विजन है तो यू आर एबल टू अप्रिशिएट व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू, और आप उस विजुअल इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। लेकिन एट टाइम्स इट इज़ कंप्रोमाइज, तो उस सूरत में आपकी जो विजन है वो मुतासर होती है। सो ऑप्टिक नर्व का प्राइमरीली ये काम है कि जो भी कॉर्निया के ऊपर जो भी इमेज बनता है, उस इमेज की इंफॉर्मेशन जो है ये अपने विजुअल कॉर्टेक्स में लेकर जाती है। और इसके बाद क्या होता है आपको याद होना चाहिए, विजुअल कॉर्टेक्स में जाती है इंफॉर्मेशन, और विजुअल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन जाती है आपके वर्निकीज एरिया में। रिमेंबर, वर्निकीज एरिया में कुछ ऐसे एसोसिएटेड एरियाज हैं जो कि ब्रेन के इन दोनों पार्ट्स को, वर्निकीज एरिया और आपका जो ऑप्टिक एरिया, इन दोनों को मिलाते हैं। और इसकी वजह से मीनिंग्स डिराइव किए जाते हैं कि ये इमेज जो है वर्निकीज एरिया आपको इमेज को इंटरप्रेट करने में मदद देता है कि ये किस चीज़ का इमेज है, और आप रिलेट कर सकते हैं उसको अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ और उसको पहचान लेते हैं। तो ऑप्टिक नर्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ऑप्टिक नर्व जो है बेसिकली आपकी विजन के काम आती है। एनी लॉस और डैमेज टू दिस नर्व will actually affect your vision, and you will not be able to appreciate the visual stimulus. Moving ahead, bache, now we have got the third nerve. This is cranial nerve number 3, oculomotor nerve इसका नाम है। oculomotor, देखो इसका नाम से ही जाहिर है कि इसमें एक मोटर पार्ट भी है, ठीक है, oculomotor nerve। सो क्या करता है ये कि controls all of the extraocular eye muscles except the trochlear and lateral rectus muscle. Thus, it innervates the superior, the inferior, the medial rectus, and the inferior oblique muscles. इस तमाम इंफॉर्मेशन को यूँ समझ लीजिए कि व्हाट डज इट हैपन कि ये तमाम मसल्स को मूव करती हैं, ये तमाम मसल्स को कंट्रोल करती है ऑक्यूलोमोटर नर्व। इससे पहले मैं अभी आपको पिछली स्लाइड में बता रहा था कि आई बॉल ने मूव भी करना है दाएं देखने के लिए, बाएं ऊपर नीचे देखने के लिए, लेकिन ये ऑक्यूलोमोटर सभी मसल्स के साथ जो है वो करती है उनको कंट्रोल। लेकिन क्या नहीं करती, ट्रॉक्लियर एंड लेटरल रेक्टस मसल, ये उनको सप्लाई नहीं करती, ना ट्रॉक्लियर को और ना लेटरल रेक्टस मसल को, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर मूवमेंट्स को तो कंट्रोल कर रही होती है नर्व आई बॉल की मूवमेंट को, लेकिन कुछ को नहीं देखती। सो दस इट इनर्वेट्स द सुपीरियर, द इंफीरियर एंड द मीडियल रेक्टस। तो ये किस किस काम आती है? ऊपर देखने के काम आती है, और नीचे देखने के काम आती है, और सीधा देखने के काम आती है। तो ये 3 किस्म की जगह पर ये सप्लाइड है। और इसके नतीजे में होता ये है कि आई बॉल की जितनी भी मूवमेंट है, ऊपर की, नीचे की या सीधी देखने की जो सलाहियत है, वो इस ऑक्यूलोमोटर नर्व की वजह से। तो अब क्या होगा कि दिस मसल मूव्स द आई बॉल इन ऑल डायरेक्शन, therefore lesion to this nerve affect essentially all eye movements and cause the eye to be deviated downwards and outwards। अब चूंकि इसका ताल्लुक मूवमेंट के साथ था, तो होता क्या है कि अगर ये वाली नर्व डैमेज हो जाए तो आपकी जो आई बॉल है वो किस पोजीशन में चली जाती है? डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड्स। एक तो वो नीचे की तरफ झुक जाती है आपकी आंख, आई बॉल जो है आपके नीचे की तरफ झुक जाएगा, और दूसरा क्या करेगा कि वो आउटवर्ड्स यानी कि साइड वेज जो है वहां पर आपकी आई बॉल चली जाएगी। इसकी वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि इसके अंदर एक ऐसा बैलेंस मौजूद था कि कुछ मसल्स दाएं खींचते थे, कुछ मसल्स बाएं खींचते थे, तो आपका आई बॉल सेंटर में रहता था। कुछ ऊपर खींचते थे और कुछ नीचे खींचते थे, तो आई बॉल सेंटर में रहता था। लेकिन जब ये वाली नर्व डैमेज हो गई तो उसके नतीजे में आपका आई बॉल का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो गया। और जब ख़त्म हो गया तो उसके नतीजे में क्या हो गया? आपका आई बॉल जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया, और आउटवर्ड साइड की तरफ ड्रॉप हो जाएगा। यानी कि आपकी अगर दाईं आंख है तो वो नीचे की तरफ झुक जाएगी उसका आई बॉल, और राइट साइड पे यानी कि राइट कॉर्नर की तरफ जो है वो आपका आई बॉल मूव कर जाएगा।
सो यू सी के ऑक्यूलोमोटर नर्व अगेन इज द नर्व जो कि आपकी मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और उसको एक इक्विलिब्रियम में रखता है। जब आप सीधा देखते हैं, जब आप दाएं देखते हैं तो एक मसल उसको खींचता है, बाएं देखते हैं तो दूसरा मसल उसको खींचता है। तो इन तमाम मसल्स का जो फाइन ट्यूनिंग है वो ऑक्यूलोमोटर नर्व की वजह से थी। It also innervates the eyelid and makes it possible to close the eye when lying down. और बिल्कुल एक और काम भी करता है, इसका ताल्लुक आईलिड्स के साथ है। आईलिड्स को ये नीचे की ड्रैग कर लेता है। जब आप लेटते हैं तो ये आई बॉल को जो आपके आईलिड्स हैं उनको बंद कर देता है, जैसे कि नींद के वक्त, सोते वक्त आप अपनी आंखों को बंद करते हैं। Lesion to this nerve can cause ptosis, which is partial closure of the eyelid. अगर ये वाली नर्व डैमेज हो जाए तो उसके नतीजे में आंखों में एक कंडीशन होती है जिसका नाम है टोसिस। अब ये टोसिस क्या चीज़ है कि आपकी आंख पूरी तरह से खुलती नहीं है, बल्कि आंख आपकी नीम बंद पोजीशन में चली जाती है। यानी पूरी तरीके से आपका जो है आई लैशेस, जो आपकी है आई का जो कवरिंग है, आई लिड जो है, वो बंद होने की तरफ ज़्यादा राग़िब होती है, खुलती नहीं है। तो this cranial nerve contains autonomic fibers that control the size of the pupil and stretches the lens to achieve an accommodation. Lesion to this nerve essentially make the eye useless. अब ये बात भी समझने की है कि आपको पता है कि आंख के अंदर वी हैव गॉट अ लेंस, और उस लेंस के ऊपर जो है उस लेंस के साइज को बड़ा या छोटा किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप दूर देख रहे हैं या करीब देख रहे हैं। सो अपने आई लेंस को या कितनी रोशनी में या अंधेरे में देख रहे हैं, तो अंधेरे में जो आपका लेंस है इट वाइड्स, वो पूरा उसके अंदर जो है अपर्चर उसका पूरा खुल जाता है और आपको बड़ा, आपकी आंख का जो प्यूपल है वो बड़ा हो जाता है। लेकिन इन द डार्क साइड जब आप रोशनी में आते हैं तो वही प्यूपल नैरो हो जाता है। तो ये जो प्यूपल का बड़ा होना या छोटा होना, ये बहुत ज़रूरी एक एबिलिटी थी। इसकी वजह से आपकी आंख बच जाती है किसी डैमेज से। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है तो आप अपने जो इस लेंस को नैरो डाउन कर लेंगे और आपकी वो जो रोशनी है वो आपकी आंख में डायरेक्टली उस तरीके से नहीं जाएगी, जिसकी वजह से आपका रेटिना जो है वो बच जाता है। लेकिन अगर ये खुलना और डायलेट होना या नैरो होना बंद हो जाए इसका प्यूपल का, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा रोशनी जो है वो आंख तक पहुंचती है और इट कैन डैमेज और हर्ट योरसेल्फ। और अगर इसका डैमेज हो जाए, इसी लीजन आ जाए, इसको प्रॉब्लम हो जाए इस नर्व को, तो आपकी आंख जो है वो यूजलेस हो जाएगी। भाई कौन कौन से काम आप नहीं कर सकेंगे? आप दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देख सकेंगे, ठीक है, आप आंखें बंद नहीं कर सकेंगे, उसकी टोसिस हो जाएगा आपको। उसके अलावा जो है आप अपने लेंस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। देखो हमारी आंख जो है तभी काम की है ना जब वो किसी चीज़ को फोकस कर सके, तो फोकस करने के लिए मसल्स की ज़रूरत थी। तो अगर आपका आई बॉल खड़ा ही नहीं होता एक जगह पे और आपका आई बॉल मूव करता रहता है या वो किसी एक साइड पे जाके फिक्स हो गया, तो इस तमाम के नतीजे में आपकी आंख की जो इफेक्टिवनेस है, ये यूजफुलनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये थर्ड क्रेनियल नर्व थी ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो इसका काम चूंकि मोटर मूवमेंट के साथ था, इसलिए हमने इसको कहा कि ये मोटर नर्व है। ट्रॉक्लियर नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 4, ट्रॉक्लियर नर्व। ये क्या करती है? इट कंट्रोल्स द ट्रॉक्लियर मसल्स and contraction of this muscle causes the eye to move downward when it is in a position medial to midline. Lesion of this nerve affects downward and inward movement of the eyes. अब हमने पिछले जो नर्व हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्यूलोमोटर नर्व, उसमें हमने कहा था कि ये सारे ही मसल्स को कंट्रोल करती है एक्सेप्ट किसके काम नहीं करते थे? ट्रॉक्लियर नर्व का काम नहीं करती है, ट्रॉक्लियर एरिया का काम नहीं करती थी। अब ट्रॉक्लियर एरिया क्या चीज़ है? ये ट्रॉक्लियर नर्व क्या करती है? ये एक ऐसी नर्व है जिसकी वजह से आप अपनी आंखों को नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं। व्हेन इट इज़ इन अ पोजीशन टू मीडियल टू मिड लाइन, जब वो सेंटर में होती है तो उनको नीचे की तरफ पुश कर सकती हैं और इनवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। ये जैसे इनवर्ड मूवमेंट अपनी दोनों आंखों की, अगर आप इनवर्ड मूवमेंट करेंगे तो आपको अपना
नाक का जो सेंट्रल पार्ट है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। ये वाली मूवमेंट किस वजह से हो रही है? ट्रोक्लियर नर्व की वजह से हो रही है। या जो बिल्कुल नीचे आपको नजर आ रहा है अपनी आंख से, जो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं बगैर सर को हिलाए, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ट्रोक्लियर नर्व इज वर्किंग। अगर ट्रोक्लियर नर्व काम नहीं करेगी तो ये दो काम आप नहीं कर सकेंगे, यानी कि आप इनवर्ड मूवमेंट अपनी आंख की नहीं कर सकेंगे और आउटवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो नहीं कर सकेंगे। अगेन सर समटाइम ऐसा होता है ना कि जब हम नीचे देखते हैं, ज्यादा ही नीचे की तरफ देखते हैं, तो हमारा सर भी चकराने लगता है। क्या यस, ये मसल वीक होते हैं? नहीं नहीं मसल ज्यादा वीक नीचे नहीं देख सकते हम? नहीं। एक तो ये कि ये एक ऐसी मूवमेंट है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। योर मसल्स आर नॉट ट्रेन फॉर इट, नंबर वन। आप अपने मसल्स को एक्सर्ट करते हो इस तरीके से नीचे देखने के लिए, नंबर वन। और नंबर टू ये कि आपको पता ना, वेस्टिब्यूल जो है आपका, जो हेयरिंग के लिए था, वो आपकी आई बॉल की मूवमेंट के साथ भी मैनेज होता है। जैसे जैसे आपकी आई बॉल की मूवमेंट्स होती हैं तो वो आपको मैनेज करता है। तो ये एक ऐसी पोजीशन है, ये एक ऐसा एंगल है जिसको कि उसको मैनेज करना उसके लिए कंपैरेटिवली इजी नहीं था, लिहाजा आपको चक्कर आने का जो जहमत नज़र आती है वो इसीलिए है। आपको याद है ना कि हमने जिक्र किया था कि जो वेस्टिब्यूल था उसके अंदर आपका बैलेंस का मैकेनिज्म था और वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को देखता था, ठीक है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को। तो ये एक ऐसा डिफरेंट एंगल है, एक ऐसा डिफिकल्ट एंगल है जिस पे कि वो उस तरीके से मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी आई बॉल जो है वो बिल्कुल ही नीचे की तरफ चली जाएगी। अच्छा बेटे, तो अब वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज थ्री नर्व्स जो जिनका ताल्लुक आंख के साथ था। अब आंख के हिसाब से अगर देखा जाए तो आंख का काम विजन का था, इसलिए हमने ऑप्टिक नर्व का जिक्र किया। अब विजन क्या चीज़ है? ये एक सेंसरी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी थी कि आपकी आई बॉल मूव करे, दाएं बाएं जाए, ऊपर नीचे जाए, आगे पीछे जाए, ये सारी की सारी जो उसकी मूवमेंट्स थी ये कंट्रोल करता था आपका जो ऑक्यूलोमोटर नर्व। और तीसरी जो चीज़ थी दैट इज ट्रॉक्लियर नर्व, जिसकी मदद से आप नीचे की तरफ और इनवर्ड जो है अपनी आई बॉल को मूव कर सकते हैं। इसका बड़ा आसान से टेस्ट है, आप पेशेंट से कहेंगे अपनी आंखें दोनों जो हैं वो मीडियन लाइन पे लेकर आए, या आप बचपन में एक गेम खेलते थे कि मेरी उंगली को देखो, और आप उंगली उस शख्स के बिल्कुल जब फोरहेड के पास लाते थे तो उसकी आंखों में एक स्क्विंट सा आ जाता था। तो ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब आपकी ट्रॉक्लियर नर्व काम कर रही होगी। अगर वो नहीं करती काम तो यस, दिस इज पॉसिबल। सर जी, बच्चों के खेल के अलावा भी वो पेशेंट्स जिनकी आई जो है वो कमज़ोर होने लग जाती है ड्यू टू साइकोलॉजिकल इश्यूज, तो वहाँ पर डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप ये एक्सरसाइज करें कि आप अपनी ही फिंगर को आहिस्ता आहिस्ता अपने फोरहेड की तरफ लेके आएं और फिर उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसको वापस ले जाएं, ताकि आपके जो आइज़ के मसल्स हैं ना वो स्ट्रॉन्ग हों। ये एक एक्सरसाइज होती है आई जिनकी शाबाश, आई वेरी गुड, इश्यूज होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो कोई अच्छा चलो, ये तो इस लड़की ने हमारा एक मसला हल कर दिया। अब एक और कोई और भी मुझे बताए कि मैं करना चाहता हूँ, साइडवेज मूवमेंट करना चाहता हूँ और अपवर्ड मूवमेंट करना चाहता हूँ और डाउनवर्ड, अब क्या करूँगा? सर जी, बेसिकली तो यही है ना कि अगर आप जैसे अपनी आई को फोरहेड की तरफ ला रहे हैं और फिर उसको वापस ले जा रहे हैं, उसी तरह ही आप अपनी फिंगर को या कोई ऐसा पेन जिस पर आप जो आपको अच्छा भी लगता है, खूबसूरत है, तो आप उसको पहले दाएं से आहिस्ता आहिस्ता बाएं की तरफ लाएं और फिर उसको देखते जाएं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाएं से दाएं की तरफ लाएं। तो ये आपकी आई की जो मसल्स की दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे की जो हरकत है ना, ये इस एक्सरसाइज के थ्रू जो है स्ट्रांग हो जाती है। वेरी गुड, शाबाश। सो ये बेसिकली आई की जो मसल्स की जो मूवमेंट है या उसके मसल की फिजियोलॉजी है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। अब ज़रा गौर करो कि बाज़ औक़ात बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका आई बॉल जो है वो मूव करता रहता है और वो एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि यस, द मसल्स आर वीक। अब मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए आप क्या करें? भाई मसल तो तभी स्ट्रांग होगा जब उसको यूज़ किया जाएगा। तो जब आप अपने पेशेंट को या अपने क्लाइंट को कहते हैं कि दाएं देखो या बाएं देखो या ऊपर देखो नीचे देखो, तो बेसिकली आप उसके मसल्स को स्टूमुलेट कर रहे हैं। अब चूंकि आंख के मसल्स हैं उनको हम फिजिकली तो शायद नहीं कुछ कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि वी विल बी एबल टू मूव द आई बॉल, और जब आई बॉल मूव करेगा तो ऑफ कोर्स वो किसी मसल्स के तहत मूव करते हैं। एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी दैट वी कैन डू फॉर पीपल
who have got these trochlear or oculomotor kind of challenges. सर जी ये अगली एक इस तरह से भी है कि हमारे नेबर में ना एक बच्चा है और वो अभी जस्ट 9th मंथ्स ओल्ड है, और जब पैदा हुआ था उसकी आई की मूवमेंट बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर 3 and 4 months पेरेंट्स ने ये रियलाइज किया कि बच्चा जो है ना वो इस तरह से देखता है जैसे हम लोग कहते हैं भैंगापन। तो हम उसको मतलब वो कह रहे थे कि हम जब इसको डॉक्टर के पास लेके गए तो उसने कहा कि आपके बच्चा जैसे जैसे ग्रो कर रहा है ना उसकी जो नाक की हड्डी है वो चौड़ी हो रही है, जिसकी वजह से उसकी जो दाएं बाएं देखने वाले मसल्स है ना वो उस हड्डी की नीचे दब रहे हैं। तो जैसे ये आफ्टर 2 years जब ये हम इसको देखेंगे कि क्या ये वाकई भंगापन है या उस हड्डी के नीचे से मसल्स निकालने के लिए हम कोई एक्सरसाइज या कोई इलाज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है बेटे, थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यस, these things are possible। वैसे भी जब बच्चा छोटी उम्र का है तो अभी उसके मसल्स नहीं डेवलप होना है ना, उसके तो सारे मसल्स ही फिलहाल जो हैं वो वीकर साइड पे हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा द मसल विल डेवलप स्ट्रेंथ, और मूव कर करके एक्सरसाइज कर करके उनके अंदर स्ट्रेंथ आती चली जाएगी जो कि उसकी लेटर यूज के काम आएंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नर्व, दैट इज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। इसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। Okay, this nerve's sensory portion, the portio major, innervates the skin of the face and cornea. अब कॉर्निया जो था वो कहाँ था? आंख के अंदर था कॉर्निया, और स्किन ऑफ द फेस, चेहरे की जो आपकी स्किन है, इसको ये इनर्वेट करता है। इनर्वेट करना इसका रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर सप्लाइड है, ठीक है। This portion of cranial nerve 5 thereby communicates sensory information into the touch and pain from face to the mouth. और आपके मुंह के ऊपर जो भी सेंसेशंस हैं या आपके मुंह के अंदर जो सेंसेशंस हैं ये उनको रेगुलेट करता है और उनको नोट करता है और उनको सेंस करता है। सो ट्राइजेमिनल नर्व कॉर्निया में भी सप्लाइड है, यानी कुछ ताल्लुक इसका आंख के साथ भी है और कुछ ताल्लुक इसका जो है वो आपके फेस के साथ भी है, और फेस के ऊपर जो सेंसेशंस हैं वो ये इसको रियलाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है। Cranial nerve 5 is the nerve that causes toothache and severe pain of the trigeminal neuralgia। और इसी की वजह से आपको एहसास होता है दांत दर्द का, और वो शदीद जो आपको ट्राइजेमिनल न्यूरॉलजिया, आपको दांत में दाढ़ में जो शदीद दर्द है, बेसिकली वो क्रेनियल नंबर 5 जो है, क्रेनियल नर्व 5 जो है उसके डैमेज होने या उसके ऊपर प्रेशर आने की वजह से ये इन्फेक्शन, ये जो पेन है आपको हो सकती है। Lesion to sensory part of the cranial nerve 5 cause a loss of sensation of the face। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर ये डैमेज होगी, पूरी तरह ये डैमेज होगी, तो आपके फेस को सेंसेशंस ख़त्म हो सकती हैं। लॉस ऑफ कॉर्नियल सेंसेशन को रिजल्ट इन कॉर्नियल ब्रूजेस। और अगर कॉर्निया की सेंसेशंस डैमेज हो जाएं तो क्या होता है कि कॉर्नियल ब्रूजेस आ जाते हैं, आपके जो कॉर्निया है उसके ऊपर रगड़े लगना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, वो रगड़ खाना शुरू हो जाता है और रगड़ उसके ऊपर स्क्रैचेस आना शुरू हो जाते हैं। द मोटर पोर्शन ऑफ दिस नर्व, द पोर्टियो माइनर, कंट्रोल्स द मसल ऑफ मैस्टिकेशन। मसल ऑफ मैस्टिकेशन से मुराद है ये चबाने वाले मसल्स जितने भी हैं, आपके जितने भी मसल्स हैं जिनसे आप चबाते हैं, दोज आर द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। ये आपने गालिबन एनाटॉमी ऑफ स्पीच में पढ़ना है या पढ़ लिया होगा। Lesion to the motor portion of this nerve cause atrophy of the mastication muscles। और अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो आप चबा नहीं सकेंगे, राइट। तो अगेन ट्राइजेमिनल नर्व ये एक ऐसी नर्व है जिसको जो क्रेनियल नंबर 5 है, क्रेनियल नर्व नंबर 5 है। इसके दो काम हैं, एक तो ये कॉर्निया में सप्लाइड है और नंबर 1, और नंबर 2 ये आपके फेस और मेस्टिकेशन के साथ इसका ताल्लुक है। अगर ये नर्व डैमेज होती है तो फेस की सेंसेशन ख़त्म हो सकती है, चबाने की सलाहियत ख़त्म हो सकती है, और अगर कॉर्निया भी अफेक्ट हो रहा है, कॉर्निया वाले एरिया भी अफेक्ट हो रहा है, तो उस सूरत हाल के अंदर आपके कॉर्निया के ऊपर जो है वो ब्रूजेस आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये कि अब हम इसको कैसे चेक करें, हाउ टू फाइंड आउट कि किसी की क्रेनियल नर्व 5 काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है, आप कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उसको स्लाइटली उसके चेहरे पे टच कीजिए, क्या वो उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर वो नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये है कि उसकी नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है। आपने बच्चे देखे होंगे सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे या सर फिजिकली हाँ, चैलेंज्ड सेरिबल भी और बच्चे जो हैं, ऑटिस्टिक भी थोड़े से जो है वो भी इस तरह के होते हैं।
आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनका हर वक्त ड्रूलिंग होती रहती है, मुंह से थूक बहती रहती है, और वो किसी का जो है ना वो जो उनकी सेंसेशंस हैं ओरल कैविटी की वो इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। उनका चबाना भी अच्छा नहीं होता और उनका मुंह जो है वो पैसिव रहता है, यानी मुंह उनका खुला रहता है। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में इट कैन बी अज्यूम्ड कि इसकी ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रही। अब ट्राइजेमिनल नर्व काम नहीं कर रही थी और उसका काम था सेंसरी, उसने सेंस करना था। तो हम क्या करते हैं, उसके चेहरे को बार बार हाथ लगाते हैं, उसके चेहरे के ऊपर पैट करते हैं, उसको हल्का हल्का सा उसको टच करते हैं। नतीजे में उसकी सेंसेशंस इम्प्रूव करती चली जाती हैं। उसका जो मेस्टिकेशन का प्रॉब्लम था वो चबा नहीं पाता था, तो उसके चबाने के लिए अगर आप उसको एक्सरसाइज कराएंगी और उसके मुंह में कोई छोटा सा एक बोटी नुमा स्ट्रक्चर जो कि लाइक एक रबर की तरह उसके मुंह में डालें और उसको बाइट करने की तरगीब देंगे, तो वो बार बार मुंह चलाएगा और उसको बाइट करने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा कि उसके जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है वो इम्प्रूव कर जाएंगे। तो नज़र तो आ जाएगा कि ये बच्चा जो है उसके मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन वीक हैं, लेकिन उनको इम्प्रूव भी करना है। तो अब देखो ना, जब एक स्पीच थेरेपिस्ट हम बन रहे हैं तो हमारे ज़िम्मे ये चीज़ आती है कि अगर ऐसा बच्चा आ जाएगा तो हम क्या करें। अगर उसका मुंह पैसिव है और मुंह खुला हुआ है तो अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि रूल आउट करो कि उसकी ट्राइजेमिनल नर्व की क्या सूरत हाल है। क्या उसकी ट्राइजेमिनल नर्व इफेक्टिवली काम कर रही है कि नहीं, उसकी सेंस ऑफ सेंसेशंस फेस के ऊपर कैसी हैं, उसकी आई बॉल को भी देखें, उसके आई बॉल की मूवमेंट्स को भी देखें। इन तमाम चीज़ों को देख के एवेलुएट करें कि आई बॉल की मूवमेंट जो कि पिछला हमने अभी पढ़ा कौन सी नर्व थी पिछली, ऑक्यूलोमोटर और ट्राइजेमिनल नर्व्स का हमने जिक्र किया था, उनको आप रूल आउट करें और एवेलुएट करें। और फाइनली ये कि ट्राई टू फाइंड आउट कि उनको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जितनी भी सेंसरी नर्व्स हैं वो सेंसेशन से ही इम्प्रूव होंगी। सेंस ऑफ स्मेल आपकी कैसे तेज़ होगी, जब आप स्मेल करना शुरू करते हैं तो सेंस ऑफ स्मेल तेज़ हो जाती है। देखो ना, छोटे बच्चों को स्मेल नहीं आती, क्यों नहीं आती? बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन टू इट, अभी उसको रियलाइज नहीं कर पाते, लेकिन ग्रेजुअली उन्हें समझ आना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो उनकी सेंस ऑफ स्मेल डेवलप कर रही होती है। जैसे विजन की सेंस डेवलप होती है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है, जैसे हेयरिंग की सेंस ग्रेजुअली डेवलप होती है। तो ये जो सेंसेशंस हैं, ये जैसे जैसे इंसान जो है वो डेवलपमेंट के मुख्तलिफ मराहिल तय करेगा, he or she will be able to realize these senses much more than what was at the beginning of the development. तो अब हमने ये रियलाइज़ किया कि ये पांचवी क्रेनियल नर्व थी। अगेन इसका ताल्लुक भी कुछ ना कुछ करूँ इसके साथ था, क्या नाम था उसका, कॉर्निया के साथ। और दूसरा जो हमने इसके अंदर इस्टेब्लिश किया कि यस, फेस जो है उसके साथ ये, और मेस्टिकेशन, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, जिनकी वजह से आप चबाते हैं किसी चीज़ को। और ये चबाने का एक मरहला जो है, अगेन इट इज़ अ मोटर एक्टिविटी। तो इसके दो पार्ट हो गए, सेंसरी पार्ट भी हो गया और मोटर पार्ट भी हो गया। सो ट्राइजेमिनल नर्व इज अ मिक्स्ड नर्व। नेक्स्ट नर्व वी हैव गॉट इज एब्ड्यूसेंट नर्व। एब्ड्यूसेंट नर्व ये ऐसी नर्व है विच कंट्रोल्स आई मूवमेंट्स फ्रॉम द मिड लाइन टूवर्ड्स द साइड। लीजन टू दिस नर्व प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ द आई फ्रॉम द मिड लाइन आउटवर्ड्स। सेंट्रल पोजीशन से बाहर की तरफ जो नर्व लेके जाती है वो एब्ड्यूसेंट नर्व है। अगेन, दाएं या बाएं देखना एक बहुत बड़ी सलाहियत थी, और आई बॉल को इस तरीके से बाहर की तरफ निकालने के लिए आपके पास एब्ड्यूसेंट नर्व थे। अब ज़रा गौर तो करें आप लोग कि जब हम आपको स्पेशल एजुकेशन में हम लोग टीच करते थे तो वी टोल्ड यू ऑलवेज कि विजुअल लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विजुअल लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो विजुअल लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 80% ऑफ द लर्निंग दैट यू डू। तो आप ज़रा गौर करें कि ऐसा क्यों था। देखो, नेचर भी तो उसी को सपोर्ट कर रही थी ना। कितनी ढेर सारी नर्व्स जो, अब हम ये पांचवी नर्व का जिक्र कर रहे हैं जिसका ताल्लुक आँख ही के साथ है। तो कितना ज़रूरी है आँख का फोकसिंग एबिलिटी। तो चिल्ड्रन हु कैन नॉट फोकस देयर आइज़, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे हाइपर एक्टिव बच्चे, खैर उनका प्रॉब्लम हाइपर एक्टिविटी है, और हाइपर एक्टिविटी की वजह से बहरहाल वो अपनी आइज़ को फोकस नहीं करते, एक जगह पर ज़्यादा अटेंड नहीं करते। नतीजा ये निकलता है कि वो उनकी लर्निंग मुतासर है। बिल्कुल इसी तरीके से ऑटिज़म वाले बच्चे जो हैं वो आपको आई कांटेक्ट नहीं देते। बिल्कुल इसी तरीके से और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर
आई कांटेक्ट का फुकदान है, या आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं है, या आई का फोकस नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी पड़ती हैं, बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एज फार एज लर्निंग इज़ कंसर्न। ऑल आई मीन टू से बेटे, अभी तक जो मैंने आपको 6 नर्व्स पढ़ाई हैं कि इनमें आपने जो जिन बातों का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व सेंसरी है, किसके अंदर मोटर एस्पेक्ट्स भी हैं। अब मुझे कोई बता सकता है कि ये नर्व मोटर होगी या सेंसरी होगी? मोटर है सर। शाबाश, दिस इज अ मोटर नर्व। व्हाई डिड यू कॉल इट? बिकॉज इसका ताल्लुक मूवमेंट के साथ था, कुछ का ताल्लुक सेंसेशन के साथ है, वो सेंसरी है। ये मोटर है तो मोटर मूवमेंट है तो इसमें मोटर नर्व। और बाज दोनों काम करती हैं, टच भी करती हैं और मूव भी करती हैं और उसके अलावा सेंस भी करती हैं। सो दिस वाज द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। मूविंग अहेड, नेक्स्ट नर्व इज फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व नाम से ही जाहिर है ये 7th क्रेनियल नर्व है और ये फेशियल नर्व है। आपको एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द 7th क्रेनियल नर्व और उसकी फिजियोलॉजी क्या है। अगर ये आपका सवाल आएगा तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको ये बताना पड़ेगा कि वो नर्व का नाम क्या है, नंबर 1, उस नर्व का फंक्शंस क्या पर हैं, वो किस किस जगह पर सप्लाइड होती है और उनके क्या क्या काम हैं। So I'll get back to you again. ये हमारी स्लाइड ख़त्म होने लगी है। थैंक यू।